A very good morning to all the participants of this webinar and welcome on behalf of the DTRTI Lucknow. Today we'll be starting a study of the second schedule and the third schedule of the Income Tax Act, and for that purpose we are just bringing in a few sections which are related to that context. तो सबसे पहले 218 सेक्शन है। 156 सेक्शन में आप जानते हैं कि नोटिस ऑफ डिमांड सर्व किया जाता है एसएससी के ऊपर। जब भी कोई डिमांड एसएससी के खिलाफ रेज होती है और उस डिमांड को एसएससी से लेना होता है तो 156 धारा के तहत, सेक्शन के तहत नोटिस दिया जाता है। उसको नोटिस ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसमें 30 दिन या उससे कम का टाइम दिया जा सकता है ईओ के द्वारा उस डिमांड को जमा करने के लिए। दो 218 सेक्शन ये कहता है कि यदि एसएससी स्पेसिफाइड डेट तक, जो डेट 211(1) में स्पेसिफाइड है, उस तारीख तक अगर एडवांस टैक्स की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करता जो उसे जमा करनी होती है असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के द्वारा, जो ऑर्डर 210(3) या 4 के अंतर्गत किया जाता है, और जब वो इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है उस तारीख से तक या उस तारीख से पहले वो असेसिंग ऑफिसर को अगर इंटीमेशन नहीं भेजता 210(5) के तहत, या वो पे नहीं करता अपने एस्टिमेट के बेसिस पे अपने करंट इनकम के जो भी एडवांस टैक्स के द्वारा पेएबल है, जो कि 210(6) में कहा गया है, तो उस केस में वो डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, यानी एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है। यानी एडवांस टैक्स का अगर वो पेमेंट नहीं करता तो एक वो कंडीशन है जब वो डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है। उसके बाद सेक्शन 220 क्या कहता है? सेक्शन 220 कहता है कि कोई भी राशि जो एडवांस टैक्स नहीं है और वो राशि 156 के नोटिस में स्पेसिफाई की गई है, जो कि नोटिस ऑफ डिमांड है, उसमें स्पेसिफाई की गई है कि वो पेएबल है राशि, उस राशि को 30 दिन के अंतर्गत पे कर दिया जाएगा नोटिस सर्व होने से, और उस जगह पे कर दिया जाएगा और उस पर्सन को पे कर दिया जाएगा जो उस नोटिस में मेंशन होगा। और बशर्ते ये कि जहां पर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई विश्वास करने के कारण है कि रेवेन्यू के लिए ये नुकसानदेह होगा यदि पूरा पीरियड 30 दिन का, जो ऊपर कहा गया 30 दिन का पीरियड, वो अगर अलाउ कर दिया जाता है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये विश्वास करने के अगर कारण है कि अगर वो पूरा पीरियड दिया गया 30 दिन का तो रेवेन्यू के लिए नुकसानदेह होगा, तो वो जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेके, टीवीएस अप्रूवल लेके ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि जो सम स्पेसिफाइड है नोटिस ऑफ डिमांड में, वो 30 दिन से कम के पीरियड में, जो भी पीरियड स्पेसिफाइड है 30 दिन से कम का, उसमें वो पे करेगा उस डिमांड को। यानी वो डिमांड 30 दिन में पे होनी है या उससे कम समय में पे होनी है। अगर वो कम समय स्पेसिफाई कर दिया जाता है जॉइंट कमिश्नर के अप्रूवल के साथ। जॉइंट कमिश्नर को अप्रूवल तब आएगा जब रीजन टू बिलीव होगा असेसिंग ऑफिसर के पास। असेसिंग ऑफिसर को अपना रीजन टू बिलीव लिख के जॉइंट कमिश्नर को प्रपोजल देना होगा, और कि ये जो 30 दिन का समय हम दे रहे हैं, अगर हम देते हैं उसको इस समय, तो ये रेवेन्यू के लिए नुकसानदेह हो सकता है या रेवेन्यू के लिए नुकसानदेह होगा। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जो चूरा चूरा कर दे रेवेन्यू को। डेट्री होती है स्टोन्स, छोटी छोटी धूल, जो धूल कर देगा, इसको नुकसानदेह के सेंस में यूज किया जाता है। उसके बाद 1A में कहा गया है 220 में कि जहां पर भी कोई नोटिस ऑफ डिमांड सर्व कर दिया गया एसएससी के ऊपर और कोई अपील या दूसरी प्रोसीडिंग जैसे भी केस हो,
अगर वो फाइल की जाती है या इनिशिएट की जाती है, जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड है उस नोटिस ऑफ डिमांड में, उसके संबंध में, उसके रिस्पेक्ट में, तो वो जो डिमांड होगी वो वैलिड मानी जाएगी जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती है आखिरी अपलेट अथॉरिटी के द्वारा, या प्रोसीडिंग कोई डिस्पोज ऑफ नहीं होती है जब तक, कोई भी अगर अपील होती है या प्रोसीडिंग होती है किसी भी लेवल पे, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती तब तक ये माना जाएगा कि वो डिमांड वैलिड है। और कोई भी ऐसा नोटिस ऑफ डिमांड का इफेक्ट ऐसे होगा जैसे वो टैक्सेशन लॉस कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन और रिकवरी प्रोसीडिंग एक्ट 1964 में स्पेसिफाइड है, उसके सेक्शन 3 में। यानी वो डिमांड वैलिड रहेगी जब तक आखिरी एपेलेट अथॉरिटी उसका डिस्पोजल नहीं करती। कहने का मतलब ये कि वो डिमांड खत्म नहीं होती है जब तक आखिरी एपेलेट अथॉरिटी उसका डिस्पोजल नहीं करती है। इफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन एनी नोटिस, अगर जो अमाउंट स्पेसिफाइड है किसी नोटिस में, 222 में कहा जा रहा है, अगर वो राशि पे नहीं की जाती है जो भी पीरियड लिमिट किया गया है सबसेक्शन 1 में, तो एसएससी उस पर सिंपल इंटरेस्ट भी देगा। ये 222 का प्रावधान है। और बशर्ते ये कि जब कोई अपील ऑर्डर आता है या सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर आता है, तो जो राशि जिसपे इंटरेस्ट पेबल है वो उस ऑर्डर के द्वारा अगर रिड्यूस हो जाती है तो इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा और एक्सेस इंटरेस्ट जो भी किया गया होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। और ये सारे जो अपील ऑर्डर्स वगैरह हैं या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स हैं, इसके तहत जो फर्स्ट प्रोवाइजो में मेंशन है, अगर उनके तहत रिजल्ट ये होता है कि कोई इंटरेस्ट जो है वो कम कर दिया जाता है, लेकिन बाद में कोई ऐसा ऑर्डर आता है उन्हीं सेक्शंस में या फिर सेक्शन 263 में कोई ऐसा ऑर्डर आता है जिसमें वो जो राशि जिस पे इंटरेस्ट पेएबल था वो फिर बढ़ा दी जाती है, तो एसएससी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा सबसेक्शन 2 में उस तारीख से जो उस पीरियड के अंत से शुरू होती है जो पहले नोटिस ऑफ डिमांड में दी गई थी और जिसका रेफरेंस सबसेक्शन 1 में है, और जब तक आखिरी में राशि पे की जाती है तब तक का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। यानी अगर एसएससी अपील में चला जाता है और बीच में उसको रिलीफ भी मिल जाता है तो उससे मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक रिलीफ उसको इंटरेस्ट पे भी मिल जाएगा। अगर बीच की कोई अपीलेट प्रोसीडिंग में उसकी डिमांड कम हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर अगर डिमांड बढ़ जाती है अगली अपील में और हायर अपील में तो फिर से वो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब डिमांड रेज होती है तो उस पर क्या क्या परिणाम होते हैं, और इसके बाद हम आएंगे रिकवरी के ऊपर। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जो भी पीरियड कमेंस हो रहा है 31 मार्च 89 से पहले और उस तारीख पे ख़त्म हो जाता है, तो जो इंटरेस्ट है जो उसके बाद के पीरियड का आएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा 1.5% के रेट पे। यानी 31 डे ऑफ मार्च 1989 के बाद ये जो इंटरेस्ट है इसको 1.5% कर दिया गया, या इसको बढ़ा के 1.5% कर दिया गया, जो कि पहले 1% था। और उसके बाद 222A में कहा जा रहा है कि सबसेक्शन 2 में कुछ भी कहा गया हो, जो पीसीसीआईटी हैं या सीसीआईटी हैं या पीसीआईटी हैं, उनके पास ये पावर है कि वो जो इंटरेस्ट पेएबल है या पेड है उसके अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं या वेव भी कर सकते हैं। वेव कर देना मतलब पूरी तरह से हटा देना, खत्म कर देना। लेकिन वो ऐसा तब कर सकते हैं जब वो इस बात से संतुष्ट हो, इफ ही इज सेटिस्फाइड, कि ऐसे राशि को पे करने से बहुत ज़्यादा जेन्युइन सचमुच की हार्डशिप हो गई है एसएससी को या हो जाएगी,
और अगर वो इस बात से संतुष्ट हों कि जो भी डिफ़ॉल्ट हुआ है उस राशि के पेमेंट में जिस पे इंटरेस्ट पे किया जाना या पेबल है, ये पे कर दिया गया था, वो इसलिए था चूँकि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो एसएससी के कंट्रोल से पार थी और इस वजह से वो उस राशि को पे नहीं कर पाया। अगर वो इस बात से संतुष्ट हों तो भी वो इसको वेव या रिड्यूस कर सकते हैं इंटरेस्ट को, और वो इस बात से भी संतुष्ट होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, इसके बीच में और नहीं लगा या नहीं अथवा नहीं है। यानी सबसे पहले कमिश्नर को संतुष्ट होना होगा कि जेन्युइन हार्डशिप हो जाएगी एसएससी को। उसके बाद लर्नेड कमिश्नर को ये संतुष्ट होना होगा कि ऐसे सरकमस्टांसिस थे जो एसएससी के कंट्रोल से बाहर थे, इस वजह से वो पे नहीं कर पाया। और लर्नेड कमिश्नर को इस बात से भी संतुष्ट होना होगा कि एसएससी ने किसी भी इंक्वायरी में कोऑपरेट किया है जो असेसमेंट या किसी भी और रिकवरी प्रोसीडिंग से रिलेटेड थी, जो कि उससे अमाउंट ड्यू थी, उसके संबंध में जो भी प्रोसीडिंग थी, चाहे वो असेसमेंट की हो चाहे रिकवरी की हो, उसमें एसएससी ने कोऑपरेट किया है। बशर्ते ये कि जो ऑर्डर है एसएससी के एप्लीकेशन को स्वीकृत करने का या उसको निरस्त करने का, या तो पूर्णतया या पार्ट में, वो पास किया जाएगा 12 महीने में, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, उस महीने के अंत से जिसमें एप्लीकेशन रिसीव की जाती है। और बशर्ते फर्दर कि कोई भी ऑर्डर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने वाला नहीं पास किया जाएगा जब तक कि एसएससी को नहीं लिया जाता। एसएससी हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी जब भी एसएससी वेवर के लिए एप्लीकेशन करता है, उसको रिजेक्ट करना है, तो एसएससी हैज टू बी हर्ड। उसके बाद कहा गया 2B में कि 2 में कुछ भी कहा गया उसको नज़रअंदाज करते हुए जहां पर भी इंटरेस्ट 201(a) के तहत चार्ज किया जाता है जो टीडीएस पे है, और उस राशि पर चार्ज किया जाता है जो इंटीमेशन में स्पेसिफाइड है, जो इंटीमेशन 201(a) में भेजा गया है, और किसी भी पीरियड के लिए अगर ये इंटरेस्ट चार्ज होता है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा सबसेक्शन 2 में उसी राशि पर उसी पीरियड के लिए। यानी 2 बार इंटरेस्ट एक ही राशि पर चार्ज नहीं होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार 202 में चार्ज हो गया, दूसरे बार 1A में चार्ज हो गया। जो भी डिमांडेड राशि उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज एक ही बार होगा, लेकिन होगा जरूर। उसके बाद 2C में कहा जा रहा है कि 2 में कुछ भी कहा गया हो जहां पे इंटरेस्ट टीसीएस वाला है, वो भी अगर वहां चार्ज हो जाता है तो फिर 220(2) में चार्ज नहीं होगा। उसके बाद 3 में एक आ गया है इसमें कि सबसेक्शन 2 के प्रावधानों पर को प्रतिकूलता ना देते हुए अगर एक एप्लीकेशन एसएससी करता है ड्यू डेट से पहले, जो भी ड्यू डेट है सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है जब डिमांड पे होनी है, तो असेसिंग ऑफिसर एक्सटेंड कर सकता है पेमेंट का टाइम, या पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में भी अलाउ कर सकता है ऐसे शर्तों के अधीन जो वो फिट समझता है इम्पोज करने के लिए उस मामले के परिस्थितियों में। यानी असेसिंग ऑफिसर इंस्टॉलमेंट अलाउ कर सकता है, टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है जो सबसेक्शन 1 में दिया गया परिस्थितियों के अनुसार। 224 में कहा गया है कि अगर अमाउंट पे नहीं किया जाता जो टाइम अलाउड है, जो टाइम लिमिट किया गया था अंडर सबसेक्शन 1, या जो टाइम एक्सटेंड किया गया था सबसेक्शन 3 में, तब तक एसएससी अगर पेमेंट नहीं करता है उस जगह पे और उस पर्सन को जो नोटिस में मेंशन्ड है, तब एसएससी ये मान लिया जाएगा कि वो डीम टू बी इन डिफॉल्ट है। तो एसएससी को उस स्टेज में माना जा रहा है कि वो डीम टू बी इन डिफॉल्ट है जब वो ड्यू डेट तक या एक्सटेंडेड डेट तक
या ये कहा जा सकता है लिमिटेड डेट तक या एक्सटेंडेड डेट तक वो टैक्स का पेमेंट नहीं करता, तो उसको डीम टू बी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। और 220(5) में कहा जा रहा है कि यदि जहां पे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अलाउ किया गया रहा है ईओ के द्वारा सबसेक्शन 3 में, एसएससी वहां पे डिफॉल्ट कमिट कर देता है कोई भी एक इंस्टॉलमेंट देने में उस टाइम के अंतर्गत जो फिक्स किया गया था उस सबसेक्शन में, तब भी एसएससी डीम टू बी इन डिफॉल्ट हो ही जाएगा, शैल बी डीम टू बी इन डिफॉल्ट पूरे राशि के लिए जो तब आउटस्टैंडिंग होगी। और जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स हैं बचे हुए, वो ऐसे मान लिए जाएंगे कि वो ड्यू हो गए हैं उसी डेट को जब वो इंस्टॉलमेंट एक्चुअली डिफॉल्ट में आ गया था। यानी यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं और एसएससी एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर नहीं करता है उन शर्तों के अधीन जो भी शर्तें दी गई थी, यानी वो डिफॉल्ट कमिट करता है विद इन टाइम पे करने में, तो एसएससी को डिफॉल्टर मान लिया जाएगा पूरे राशि के लिए जो भी उस तारीख पे आउटस्टैंडिंग होगी। और जो बाकी के इंस्टॉलमेंट बचे होंगे उनको ये मान लिया जाएगा वो ड्यू हो गए तुरंत ही, उसी तारीख को ड्यू हो गए जब वो इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट में गया था। और उसके बाद जब अगर एसएससी ने अपील प्रेजेंट करी है 246 या 46A में सीआरटी अपील किया जो अपील होती है, तो असेसिंग ऑफिसर अपने के पास ये डिस्क्रिशन है, यानी वो अपना माइंड अप्लाई करके डिसीजन ले सकता है। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, और ऐसे शर्तों के अधीन जो वो फिट समझता है इम्पोज करना उस केस की परिस्थितियों में, उसके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो एसएससी को ट्रीट कर सकता है जैसे कि वो डिफॉल्ट में ना हो, एज नॉट बीइंग इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन डिस्प्यूट। अपील में जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसके रिस्पेक्ट में वो उसके पास डिस्क्रिशन है कि शर्तें लगा के वो उसको एसएससी को नॉट इन डिफॉल्ट, नॉट बीइंग इन डिफॉल्ट ट्रीट कर सकता है, भले ही जो समय है पेमेंट का एक्सपायर हो चुका है, और वो ट्रीट कर सकता है उसको नॉट बीइंग इन डिफॉल्ट एज लॉन्ग एज सच अपील रिमेन्स अनडिस्पोज्ड, जब तक कि ये जो अपील है ये डिस्पोज ऑफ नहीं होती है तब तक वो ऐसा कर सकता है। असेसिंग ऑफिसर को यहाँ पर डिस्क्रिशन दिया गया, लेकिन जहां पर भी असेसिंग ऑफिसर को डिस्क्रिशन दिया जाता है वहां पर कोई भी सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन को इशू करके उसके डिस्क्रिशन को नियंत्रित करने की कोशिश अवश्य की जाती है, जिससे कोई अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए इस संबंध में सर्कुलर्स हैं कि ये पावर किस तरह से एक्सरसाइज की जाएगी। जहां पर एसएससी को ये मान लेना है कि वो डिफॉल्ट में नहीं है जब तक कि अपील चल रही है उसकी 246 या 246A वाली, उन शर्तों के अधीन जो कि असेसिंग ऑफिसर फिट समझता है इम्पोज करने के लिए उस केस की परिस्थितियों के अंतर्गत। और 220(7) में कहा गया है कि जहां पर भी एसएससी को असेस किया गया रहा है ऐसी इनकम के रिस्पेक्ट में जो इंडिया से बाहर अराइज हुई थी, एक ऐसे कंट्री में अराइज हुई थी जहां के जो कानून हैं वो रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि पैसा इंडिया में भेजा जाए, जिस कंट्री के कानून इंडिया पे पैसा भेजने से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसको प्रोहिबिट करते हैं, अगर इनकम ऐसे देश में अराइज हो रही है को उस इनकम के रिस्पेक्ट में असेस किया गया रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर उस एसएससी को डिफॉल्टर नहीं ट्रीट करेंगे, शैल नॉट ट्रीट द एसएससी एज इन डिफॉल्ट उस पार्ट पे टैक्स के जो कि ड्यू था उस राशि के रिस्पेक्ट में उसकी इनकम के, जो कि ऐसे प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो इंडिया नहीं ला पाया। भाई राशि नहीं इंडिया ला पाया तो उससे टैक्स डिफॉल्टर कैसे मान ले, अगर उसने पेमेंट उसका नहीं किया टैक्स में, जो राशि इंडिया ला ही नहीं पाया उसमें से टैक्स कैसे देगा। एंड शैल कंटिन्यू टू ट्रीट द एसएससी एज डिफॉल्ट, और ईओ उसको
उसको नॉट इन डिफॉल्ट ट्रीट करता रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पार्ट ऑफ द टैक्स अंटिल द प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन इज रिमूव्ड। जब तक वो प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन हटा नहीं दी जाती है तब तक उसको नॉट इन डिफॉल्ट ट्रीट करता रहेगा असेसिंग ऑफिसर। और ये शैल लिखा तो पहले उसको एसएससी इज इन डिफॉल्ट मान ही नहीं सकता वो। इसमें केवल एक ही कंडीशन है कि कोई प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन है पैसे के रेमिटेंस में इंडिया लाने में, और उसकी वजह से वो पैसा या वो इनकम जिसके रिस्पेक्ट में उसको असेस किया गया है वो इंडिया नहीं ला पाया, तो उस संबंध में जो भी डिमांड रेज्ड है उस डिमांड के नॉन पेमेंट पर उसको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में एक्सप्लेनेशन है कि इस सेक्शन के पर्पस से ये मान लिया जाएगा कि इनकम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ब्रॉट इनटू इंडिया। इनकम मान लिया जाएगा इंडिया में लाई जा चुकी है, लाई गई रही है, अगर उसका इस्तेमाल किया गया है या इस्तेमाल की जा सकती थी किसी भी खर्चे को करने के लिए जो भी एसएससी ने इंडिया से बाहर खर्चा किया। यानी अगर उस इनकम का इस्तेमाल एसएससी ने इंडिया से बाहर खर्चे करने में कर दिया, या अगर वो इनकम अगर कैपिटलाइज नहीं भी हुई है या कैपिटलाइज हुई है, वो किसी भी रूप में इंडिया में लाई गई है। अगर इनकम किसी एसेट के रूप में कन्वर्ट करके इंडिया में ले आई गई है तो मान लिया जाएगा कि इंडिया में इनकम ले आई गई है। और यदि इनकम को किसी एक्सपेंडिचर के लिए इंडिया से बाहर यूज कर लिया गया तब भी ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम इंडिया में ले आई गई है। तो ये है हमारा सेक्शन 220। हम लोग आते हैं दो सौ 21 में पेनल्टी होती है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे बिकॉज आवर पर्पज इज टू कम टू सेकेंड शेड्यूल। और 222 में सर्टिफिकेट टू द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। तो एसएससी डिफॉल्ट में आ गया तो करना क्या है जब ये तय हो गया कि एसएससी डीम टू बी इन डिफॉल्ट है। 222 सेक्शन ये कहता है कि जब भी कोई एसएससी डिफॉल्ट में है या डीम टू बी इन डिफॉल्ट है टैक्स के पेमेंट को करने में, तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो ड्रॉ कर सकता है एक अपने सिग्नेचर में एक स्टेटमेंट, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा और उसमें जो भी एरियर ड्यू है वो स्पेसिफाइड होगा एसएससी से, और जिस स्टेटमेंट को हम रेफर करते हैं एज द सर्टिफिकेट, सेकेंड शेड्यूल में भी उसको रेफर किया गया एज द सर्टिफिकेट, और वो प्रोसीड करेगा रिकवर करने के लिए ऐसे एसएससी से। पहले तो वो सर्टिफिकेट ड्रॉ करेगा, फिर वो प्रोसीड करेगा रिकवरी के लिए ऐसे एसएससी से वो जो राशि है, जो भी राशि स्पेसिफाइड है सर्टिफिकेट में, और वो प्रोसीड करेगा उसको रिकवर करने के लिए एक या उससे ज़्यादा तरीकों से, बाय वन और मोर ऑफ द मोड्स, जो तरीके नीचे मेंशन्ड हैं उनमें से एक तरीके से या एक से ज़्यादा तरीके से वो प्रोसीड करेगा रिकवर करने के लिए रूल्स के अनुसार जो कि सेकेंड शेड्यूल में ले डाउन किए गए हैं। यानी जो रूल्स सेकेंड शेड्यूल में ले डाउन किए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पर सेकेंड शेड्यूल की इंपॉर्टेंस आती है कि जब भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर प्रोसीड करेगा रिकवरी के लिए और इन 4 मोड्स का इस्तेमाल करेगा या इन 4 में से कोई भी एक मोड का कोई भी एक तरीके का इस्तेमाल करेगा, जरिए का इस्तेमाल करेगा, तो वो इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स होगा, रूल्स के अनुसार होगा जो सेकेंड शेड्यूल में ले डाउन किए गए हैं। तो सेकेंड शेड्यूल इज नथिंग बट द रूल्स फॉर रिकवरी। तो कौन कौन से वो मोड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके वो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो प्रोसीड करेगा रिकवरी के लिए, प्रोसीड टू रिकवर। पहला है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एसएससीज मूवेबल प्रॉपर्टी। एसएससी की जो चल संपत्ति है उसका अटैचमेंट और सेल करना। एसएससी की जो अचल संपत्ति है बी, उसका अटैचमेंट और सेल करना। सी है एसएससी को अरेस्ट करना और जेल में उसको बंद कर देना, डिटेंशन इन प्रिजन। और चौथा है एसएससी की जो चल और अचल संपत्तियां हैं उसके मैनेजमेंट के लिए रिसीवर का अपॉइंट कर देना।
और इसके बाद एक्सप्लेनेशन में बात कही जा रही है कि इस सब सेक्शन के पर्पस से जो एसएससी की मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं उसमें शामिल होंगी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर दी गई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 जून 1973 के बाद, जब 60 से लेकर 64 तक के प्रावधान आए हैं। तो एसएससी कई बार कोशिश करते हैं कि अपनी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दें जिससे टैक्स रिकवर ना किया जा सके। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि जहाँ पर भी ऐसा होता है, जब हम कह रहे हैं कि एसएससी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसमें वो प्रॉपर्टी भी शामिल कर रहे हैं जो एसएससी ने ट्रांसफ़र कर दी थी या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी थी 1 जून 1973 के बाद अपने स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को या बेटे की वाइफ को या बेटे के माइनर चाइल्ड को। और ये जो ट्रांसफ़र है बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के किया गया था, अपर्याप्त पैसा दे के किया गया था, एंड विच इज़ हेल्ड बाय एनी ऑफ द पर्सन अफोरसाइड। और जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति, जैसे स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ, सन्स माइनर चाइल्ड, या उनके नाम पे, या तो वो होल्ड कर रहे हैं खुद या उनके नाम पे है वो प्रॉपर्टी, मतलब वो खुद होल्ड कर रहे हैं या फिर उनके नाम पे है। एंड सो फार एज द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड और सन्स माइनर चाइल्ड इज कंसर्न। और जहाँ तक कि सवाल ये उठता है कि जब उसने प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर दी है या अपने सन के माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर दी है, अगर उसका सवाल है तो इवन आफ्टर द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी, जब वो माइनर चाइल्ड मेजर भी हो जाएगा उसके बाद भी एज द केस में बी कंटिन्यू टू बी इंक्लूडेड, वो प्रॉपर्टी बनी रहेगी इंक्लूड हुई एसएससी के मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में एरियर के रिकवरी के लिए जो ड्यू थे एसएससी से किसी भी पीरियड के रिस्पेक्ट में जो उस डेट से पहले का था। यानी जब वो मेजर हुआ, मेजर होने से पहले का जो पीरियड है उस पीरियड के लिए की बात हो रही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड प्रायर टू सच डेट। जो सच डेट है, यहाँ पर सच डेट की बात हो रही है, वो है डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी बाय सच माइनर चाइल्ड। तो जब मेजर भी हो गया वो माइनर चाइल्ड, उसके बाद भी वो जो प्रॉपर्टी जो उसको ट्रांसफ़र कर दी गई थी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वो एसएससी की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हुई बनी रहेगी एरियर्स की रिकवरी के लिए जो कि एसएससी से ड्यू थे किसी ऐसे पीरियड के लिए जो कि उस डेट से पहले का पीरियड है। यानी जब वो मेजर हुआ उसके पहले अगर का पीरियड जिसके संबंध में वो पेमेंट किया जाना है। एरियर्स जो ड्यू हैं फ्रॉम द एसएससी वो उस पीरियड के रिस्पेक्ट में है जो उस डेट से पहले का है। यानी कि एरियर्स ड्यू हैं जिस असेसमेंट ईयर के लिए हैं या जिस प्रीवियस ईयर के लिए हैं, वो प्रीवियस ईयर जो है डेट ऑफ मेजॉरिटी से पहले का है। And the tax recovery officer may take action under subsection 1 notwithstanding that proceedings for recovery of arrears by any other mode may have been taken. और ये हो सकता है कि टैक्स रिकवरी ऑफ एरियर्स दूसरे किसी मोड से भी किए जा रहे हों। ये एक तो ये 4 मोड्स हैं, इनके अलावा अगर कोई और मोड से भी रिकवरी की जा रही है उसकी प्रोसीडिंग भले ही स्टार्ट कर दी गई है, हैव बीन टेकन, तो भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर सबसेक्शन 1 में अपना एक्शन ले सकता है। यानी अगर वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर किसी और सेक्शन में भी अभी रिकवरी कर रहा हो तो उससे ये सेक्शन बाधित नहीं होता। तो वो और कौन से सेक्शन है उसके बारे में अभी देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम 223 को फिर से एक बार देख लेते हैं। 223 में कहा जा रहा है कि जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, और मैं
इंग्लिश में इस वक्त कम पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रावधान हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो मैं रिवीजन के तौर पे इनको पढ़ रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको समझ लें। टैक्स रिकवरी अफसर जिसके द्वारा रिकवरी इफेक्ट की जानी है, 223 सेक्शन में कहा गया है कि टैक्स रिकवरी अफसर कॉम्पिटेंट है सेक्शन 222 में एक्शन लेने के लिए। वो कौन सा टैक्स रिकवरी अफसर होगा उसके बारे में कहा जा रहा है। ही शैल बी ए द TRO within whose jurisdiction the SSC carries on his business or profession। TRO का jurisdiction तय किया जा रहा है। वो TRO जिसके jurisdiction में SSC अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है, या जिसके jurisdiction में SSC के बिजनेस एंड प्रोफेशन का मुख्य प्लेस है, प्रिंसिपल प्लेस है, सिचुएटेड है, या तो वहां चला रहा है, मुख्य प्लेस नहीं भी है, या फिर मुख्य प्लेस सिचुएटेड है उसके एरिया में, तो वहां का जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है उस एरिया का, टैक्स रिकवरी ऑफिसर का jurisdiction एरिया वाइज बटा हुआ। और 223(1)(b) में कहा जा रहा है कि जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है TRO जिसके jurisdiction में SSC रहता है, या कोई भी मूवेबल चल या अचल संपत्ति SSC की सिचुएटेड है अगर, तो भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर वहां पे एक्शन ले सकता है। तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर कहाँ एक्शन ले सकता है? जहां SSC या तो रह रहा है, या उसकी कोई भी चल या चल संपत्ति सिचुएटेड है, या फिर वहां बिजनेस चला रहा है, या फिर बिजनेस या प्रोफेशन की मुख्य जगह वहां पे इसको हेड ऑफिस या कुछ बोलेंगे। द jurisdiction फॉर दिस पर्पस बीइंग द jurisdiction, और जहां jurisdiction की बात हो रही है, ये वो jurisdiction है जो कि असाइन किया जाता है TRO को ऐसे ऑर्डर्स के अंतर्गत या ऐसे निर्देशों के अंतर्गत जो बोर्ड के द्वारा इशू किए गए रहे हैं, या ऐसे ऑर्डर्स या डायरेक्शन जो कि PCCIT, CCIT या PCIT या CIT द्वारा इशू किए गए हैं, जिनको ऑथराइज किया गया था उस बिहाफ में बोर्ड के द्वारा इन सेक्शन 120। तो इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 120, सेक्शन 20 के परसुएंस में उसको फॉलो करते हुए जहां पे बोर्ड को ये पावर दी गई है कि वो ऑथराइज कर सकते हैं PCCIT अप टू कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को कि वो jurisdiction असाइन कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से जो भी jurisdiction असाइन किया गया है उस jurisdiction की यहाँ पे बात हो रही है, चाहे वो बोर्ड ने असाइन किया गया हो या फिर इन ऑथराइज्ड अथॉरिटी ने किया गया के द्वारा किया गया। उसके बाद 223(2) में कहा जा रहा है कि जहां पर भी SSC के पास प्रॉपर्टी है जो कि एक TRO से ज्यादा के jurisdiction में आती है, SSC के पास प्रॉपर्टी है जो कि एक TRO के jurisdiction में ना होके एक से ज्यादा TRO के jurisdiction में आती है, एंड द टैक्स रिकवरी ऑफिसर बाय whom द सर्टिफिकेट इज ड्रॉन अप, और जिस TRO ने सर्टिफिकेट ड्रॉ किया था वो नहीं रिकवर कर पा रहा, वो काबिल नहीं है, इज नॉट एबल टू रिकवर नहीं कर पा रहा, वो पूरी की पूरी राशि प्रॉपर्टी को सेल करके, चाहे वो चल हो या चल संपत्ति हो जो उसके अपने jurisdiction में है, उसको बेच के अगर वो पूरी की पूरा अमाउंट नहीं रिकवर कर पा रहा, हो सकता है थोड़ा बहुत रिकवर कर पा रहा हो, पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर वो इस ओपिनियन के हैं TRO इस मत के हैं कि रिकवरी को एक्सपेडाइट करने के लिए और सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित कर देने के लिए उस राशि की इस चैप्टर में ये जरूरी है करना, तो वो सर्टिफिकेट को भेज देंगे। यानी अगर वो सोचते हैं कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो राशि कलेक्ट हो जाए, तो वो सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि उसको वो सर्टिफिकेट को भेज दें किसी और TRO को, या तो वो इस ओपिनियन के हैं कि जो रिकवरी है वो तभी एक्सपेडाइट या सिक्योर हो पाएगी जब वो सर्टिफिकेट किसी और को भेजेंगे, और या फिर वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे, कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, रिकवर ही नहीं कर पा रहे पूरा का पूरा टैक्स उस प्रॉपर्टी से जो उनके jurisdiction में है।
तो वो सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। ही मे सेंड द सर्टिफिकेट और वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड, या जहाँ पूरे अमाउंट रिकवर नहीं होना, थोड़ा ही अमाउंट रिकवर होना है, उसका एक भाग ही रिकवर होना है, तो अगर पूरा रिकवर होना है तो वो सर्टिफिकेट ही भेज देंगे, और अगर उसका एक पार्ट रिकवर होना है तो सर्टिफिकेट की एक कॉपी भेज देंगे, जिसको वो प्रेस्क्राइब मैनर में सर्टिफाई करते हुए भेजेंगे, और उस सर्टिफिकेट में वो राशि स्पेसिफाइड होगी जो कि टैक्स रिकवरी अफसर के द्वारा रिकवर होनी है, जिसके जुरिस्डिक्शन में एसएससी रह रहा है, या जिसके जुरिस्डिक्शन में एसएससी के पास प्रॉपर्टी है। तो जिस टीआरओ के जुरिस्डिक्शन में एसएससी या तो रह रहा है या उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पे है, अगर उसको सर्टिफिकेट भेजा जा सकता है दूसरे टीआरओ के द्वारा, जो या तो रिकवर नहीं कर पा रहा या इस मत का है कि प्रॉपर रिकवरी को तभी सुरक्षित या एक्सपीडाइट किया जा सकता है जब वो भेज दे सर्टिफिकेट दूसरे टीआरओ को, तो वो भेज देगा उस सर्टिफिकेट को दूसरे टीआरओ को, कॉपी भेज देगा। अगर पूरी राशि रिकवर नहीं होनी, पूरी राशि रिकवर होनी है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही भेज देगा, जिसको रिकवर ही नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। और अगर पूरा नहीं रिकवर कर पा रहा, पार्ट रिकवर कर पा रहा है, तो वो पार्ट के लिए सर्टिफिकेट भेज देगा, सर्टिफिकेट की कॉपी भेज देगा, सर्टिफिकेट नहीं भेजेगा, वो कॉपी भेजेगा, क्योंकि वो भी अपना रिकवर कर रहा है और दूसरा टीआरओ भी कुछ रिकवर करेगा। तो कॉपी भेजेगा वो सर्टिफिकेट की, और वो जो कॉपी है वो प्रिस्क्राइब मैनर में सर्टिफाइड होगी, और उस टीआरओ को भेजेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में एसएससी या तो रह रहा है या फिर उसके पास प्रॉपर्टी है। और ऐसा करने पे जो टैक्स रिकवरी अफसर है, जो दूसरा टैक्स रिकवरी अफसर है, ही शैल ऑल्सो प्रोसीड टू रिकवर, वो भी चल देगा रिकवरी पे। अभी तो ये चल रहे थे, अब वो भी चल देगा, प्रोसीड टू आगे बढ़ेगा रिकवरी के लिए उस अमाउंट की जो कि इस चैप्टर में है। जैसे कि वो जो सर्टिफिकेट है, कॉपी है, वो उसी के द्वारा ड्रॉ किया गया, उसी के द्वारा बनाया गया हो, उस प्रकार से ही वो मानते हुए उसको रिकवर करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया 223 में टीआरओ का जो जुरिस्डिक्शन की बात आ रही है, और सेंडिंग द सर्टिफिकेट टू अदर टीआरओ की जो बात आ रही है वो 223 में आ रही है। उसके बाद आते हैं 224। 224 में यह है कि एसएससी के लिए ओपन नहीं होगा कि वो जो भी सर्टिफिकेट ड्रॉप किया गया था टीआरओ के द्वारा, उसकी करेक्टनेस को विवादित करे किसी भी ऐसे आधार से, कोई भी आधार पे, ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सएवर, कुछ भी ग्राउंड हो उस पर वो डिस्प्यूट नहीं कर सकता है एसएससी उस सर्टिफिकेट की करेक्टनेस को। लेकिन टीआरओ के लिए ये लॉफुल होगा कि वो अपने सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दें, अगर किसी कारण से वो ये जरूरी समझते हैं कि ऐसा करना जरूरी है, कोई भी क्लरिकल या अरिथमेटिक मिस्टेक को ठीक करने के लिए अगर वो सोचते हैं जरूरी है, तो वो कैंसिल कर सकते हैं सर्टिफिकेट और फिर दूसरा सर्टिफिकेट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट के अमेंडमेंट की बात सब्जेक्ट में लिखी हुई है, वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट एंड कैंसिलेशन और अमेंडमेंट देयर ऑफ। लेकिन सेक्शन में जो बात लिखी हुई है उसमें लिखा है कि वो कैंसिल कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट, अमेंडमेंट की बात नहीं लिखी हुई है। तो बेहतर ये होगा, अगर कोई गलत अरिथमेटिकल मिस्टेक की वजह से गलत सर्टिफिकेट इशू हो गया है, ड्रॉप हो गया है, उसको कैंसिल किया जाए और एक नया सर्टिफिकेट ड्रॉ कर दिया जाए, इसके बजाय कि उसको अमेंड किया जाए पुराने सर्टिफिकेट। उसका सेक्शन 225 है, टीआरओ के लिए ये लॉफुल है कि वो टाइम ग्रांट कर दे टैक्स के पेमेंट के लिए, और जब भी वो ऐसा करता है तो प्रोसीडिंग को स्टे करेगा, टैक्स की रिकवरी। ये नहीं कि प्रोसीडिंग भी चल रही है और टाइम भी दे दिया, अनटिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम। तो वो रिकवरी का जो टाइम है, जब तक वो एक्सटेंडेड टाइम जब तक पूरा नहीं होता, तब के लिए वो प्रोसीडिंग्स को, रिकवरी प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा।
Now, where the order giving rise to a demand of tax for which a certificate has been drawn up is modified. अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो डिमांड जिस ऑर्डर से राइज हुई थी, जो डिमांड थी टैक्स की, और जिसके संबंध में फॉर विच सर्टिफिकेट हैज बीन ड्रॉन अप, वो डिमांड जो है, वो जो ऑर्डर है, अगर मॉडिफाई हो जाता है अपील में या दूसरी प्रोसीडिंग में इस एक्ट के तहत, और उसके परिणामतः जो डिमांड है वो कम हो जाती है, लेकिन वो जो ऑर्डर है फिर भी फर्दर प्रोसीडिंग का सब्जेक्ट मैटर बना हुआ है, यदि उस पर फिर से अपील हो, द टैक्स रिकवरी ऑफिसर शैल स्टे द रिकवरी, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर ऐसे पार्ट की रिकवरी को स्टे कर देगा जो अमाउंट स्पेसिफाइड है सर्टिफिकेट में, जो पर्टेन करती है ऐसे रिडक्शन से, फॉर द पीरियड फॉर विच द अपील और अदर प्रोसीडिंग रिमेन्समेंट, उस पीरियड के लिए वो स्टे कर देगा डिमांड के रिकवरी को, जिस पीरियड के लिए जो फर्दर अपील है या दूसरी प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग बनी रहती है। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी डिमांड रेज हुई थी जिस ऑर्डर से, वो अपील या किसी दूसरी प्रोसीडिंग में इस एक्ट के तहत वो कैंसिल हो जाती डिमांड या कम हो जाती, लेकिन अगर ऑर्डर उसके खिलाफ अपील की जाती है, इस डिपार्टमेंट फिर अपील करता है उसके खिलाफ, तो जब तक वो अपील चल रही है तब तक वो जो डिमांड की रिकवरी है वो स्टेड रहे। अगर डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाता तब तो कलेक्ट करने का वैसे ही सवाल नहीं पैदा होता, सर्टिफिकेट बेकार हो गया, कैंसिल हो जाएगा। Where a certificate has been drawn up and subsequently the amount of outstanding demand is reduced as a result of an appeal or other that सर्टिफिकेट ड्रॉप हो गया है, लेकिन डिमांड अपील में या दूसरी प्रोसीडिंग में कम हो जाती है और डिपार्टमेंट अपील में नहीं गया, तो जो टीआरओ है, when the order which was the subject matter of such appeal or other proceeding has become final, जब वो ऑर्डर फाइनल और कंक्लूसिव हो जाता है, उसके बाद और कोई अपील नहीं है, तो टीआरओ अपने सर्टिफिकेट को अमेंड कर देंगे अगर डिमांड कम हुई है, और या फिर कैंसिल कर देंगे अगर डिमांड टोटली खत्म हो गई है, एज द केस में भी, यानी जैसा भी केस हो, कम करने वाला केस हो या कैंसिल करने वाला केस। 225 के बाद 226 है। 226 में कहा जा रहा है कि जहां पर कोई भी सर्टिफिकेट ड्रॉप नहीं किया गया सेक्शन 222 में, यानी टीआरओ ने अगर कोई सर्टिफिकेट ड्रॉ नहीं किया है, तो असेसिंग ऑफिसर रिकवर कर सकते हैं टैक्स को बाय एनी वन और मोर ऑफ द मोड्स प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। तो असेसिंग ऑफिसर को जो रिकवरी करेंगे वो इस सेक्शन में 226 सेक्शन में जो तरीके दिए हुए हैं, केवल उन्हीं से रिकवरी कर सकते हैं, और वो भी केवल तभी कर सकते हैं जब तक कि सर्टिफिकेट टीआरओ के द्वारा ड्रॉप नहीं किया जाता, जिससे डबल प्रोसीडिंग ना चले। ऐसा ना हो कि टीआरओ भी रिकवर कर रहा है, यो भी रिकवर कर रहा है। अगर टीआरओ ने सर्टिफिकेट ड्रॉ कर लिया, नहीं उसने अब मामले को अपने हाथ में ले लिया है, तो असेसिंग ऑफिसर को फिर रिकवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टीआरओ विल हैंडल इट। और उसके बाद 226(1)(a) है, लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर, जब तक ये सर्टिफिकेट ड्रॉप नहीं होता, तो असेसिंग ऑफिसर अगर रिकवरी करते हैं तो वो इसके 226 के अलावा किसी और सेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो केवल 226 सेक्शन में जो मोड्स ऑफ रिकवरी मेंशन्ड हैं, जो नीचे अभी आएंगे, केवल उनका ही इस्तेमाल वो कर सकते हैं। 226(1)(a) में कहा गया है कि जहां पर भी कोई सर्टिफिकेट ड्रॉप कर दिया गया रहा है सेक्शन 222 में, तो जो टीआरओ हैं, बिना किसी प्रेजुडिस के मोड्स ऑफ रिकवरी पे जो उस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, 222 में जो मोड्स ऑफ रिकवरी प्रोवाइडेड है, उनको ऊपर प्रतिकूल दृष्टि डाले बिना, उनको प्रतिकूलता देते बिना टीआरओ रिकवर कर सकते हैं टैक्स को किसी भी मेथड से, किसी मोड से जो कि इस सेक्शन में प्रोवाइडेड है। यानी टीआरओ के पास ये पावर है कि टीआरओ इस सेक्शन के तरीकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 222 के तरीकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि 226 के तरीके वो यूज़ कर रहे हैं 222 के तरीके यूज़ नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि 222 के तरीके यूज़ कर रहे हैं तो 226 के वो तरीके यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 222 और 226
जो भी तरीके मौजूद हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 226(2) में कहा गया है कि जहाँ भी एसएससी कोई ऐसी इनकम को प्राप्त कर रहा है जो कि सैलरी हेड में चार्ज होती है, तो एओ या टीआरओ किसी भी पर्सन से के लिए ज़रूरी कर सकते हैं कि वो जो पे कर रहा है उनको सैलरी को, कि वो उसमें से डिडक्ट करे कोई भी पेमेंट उनके रिक्वेजिशन के बाद, यानी जब वो रिक्वायर करते हैं, जब ज़रूरी कर देते हैं, तो उसके बाद, उस डेट के बाद, सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ सच रिक्वेजिशन, वो डिडक्ट करें कोई भी एरियर्स, पेमेंट ऑफ एनी एरियर्स which were of the tax which was due from such SSC, उसको डिडक्ट करें। एंड ऐसा पर्सन जो है, जो भी पे कर रहा है, he shall comply with any such requisition, वो ऐसी किसी भी रिक्वेजिशन से कंप्लाई करेंगे। एंड शैल पे द सम सो डिडक्टेड, और वो उस राशि को पे करेंगे जो इस प्रकार से डिडक्ट की गई है, टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट पे उसको पे करेंगे, और एज द बोर्ड डायरेक्ट्स, या जैसा बोर्ड डायरेक्शन देता है उसके हिसाब से भी वो उसको डिडक्ट करके पे कर सकते हैं। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट पे करेंगे, या जैसे बोर्ड डायरेक्ट करेगा वैसे वो उसको पे कर सकते हैं, बशर्ते ये कि कोई भी सैलरी का पार्ट जो अटैचमेंट से एग्जेम्प्ट है, जब भी कोई सिविल कोर्ट का ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होता है, उसमें लिखा होता है कि इतना पार्ट सैलरी से एग्जेम्प्ट है, सैलरी का आदमी की जीविका होती है, तो वो यहाँ भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा। शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी रिक्वेजिशन, जो यहाँ पे किया जा रहा है। ये रिक्वेजिशन कौन भेज सकता है? ये एओ भी भेज सकता है और टीआरओ भी इसको भेज सकते हैं। लेकिन एओ अपना काम केवल तभी कर सकते हैं जब सर्टिफिकेट ड्रॉ नहीं हुआ। तो अगर सर्टिफिकेट ड्रॉ हो गया तो एओ का कोई रोल नहीं है, तब ये काम केवल टीआरओ ही करेंगे। और उसके बाद 226(3) में कहा जा रहा है कि एओ या टीआरओ में एट एनी टाइम, तो जब भी हम कहते हैं एओ और द टीआरओ, यहाँ पे एज द केस में भी शब्द आना चाहिए था, जिससे कि ये बात क्लैरिफाई हो जाती, वो क्लियर हो जाती कि ऐसा नहीं है कि एओ या टीआरओ कोई भी ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि एओ तभी कर सकता है जब टीआरओ ने सर्टिफिकेट ड्रॉ नहीं किया। तो एओ या टीआरओ किसी भी वक्त समय समय पे नोटिस दे के राइटिंग में किसी पर्सन के लिए रिक्वायर कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए ज़रूरी कर सकते हैं, उसको रिक्वायर कर सकते हैं कि जिससे कोई मनी ड्यू है, फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू एसएससी को, या ड्यू हो जाएगा एसएससी को, या किसी पर्सन को रिक्वायर कर सकते हैं जो कि होल्ड कर रहा है किसी पैसे को, या बाद में होल्ड करेगा किसी पैसे को एसएससी के लिए या एसएससी के अकाउंट पे, कि वो पे करे उस एओ को या टीआरओ को, या तो तुरंत पे करे जैसे ही वो पैसा ड्यू हो या उसके हाथ में आए और बीइंग हेल्ड, या वो उसको पे करे उतने टाइम के अंतर्गत जो नोटिस में स्पेसिफाइड हो। और ये जो टाइम स्पेसिफाइड है, ये मनी को हाथ में आने से पहले का नहीं हो सकता है, या उसके ड्यू होने के पहले का नहीं हो सकता है। और वो पे करे उतनी राशि, उतना मनी जो पर्याप्त है, जो भी अमाउंट ड्यू है एसएससी से उसको पे करने के लिए एरियर्स के रिस्पेक्ट में, या वो पूरी की पूरी राशि पे करे जब अगर वो राशि उस एरियर के बराबर है या उससे कम है। तो ये क्या है कि जो बैंक्स हैं या कोई भी और इंस्टीट्यूशंस हैं, या जितने भी और उस पर्सन के जो ऐसे लोग हैं जो जिनको उसने पैसे एडवांस किए हैं या एडवांस कर सकता है, या जो उसके एसेट होल्ड करेंगे या होल्ड कर रहे हैं, उन सबको ये नोटिस दिया जा सकता है कि आप अगर ये पैसे होल्ड करेंगे। तो इस तरह का नोटिस है, इसको गार्निशी नोटिस भी कहा जाता है, कि अगर कोई पैसा आपके पास उस व्यक्ति का आता है तो आप हमें पहले पे करेंगे,
इस हद तक, या जो भी पैसा आपके पास है उसको तुरंत पे कर दीजिए उस हद तक। और 3(2) में कहा जा रहा है कि जो भी नोटिस सेक्शन में दिया जाएगा वो उस पर्सन को दिया जा सकता है, मे बी इशू टू एनी पर्सन जो होल्ड कर रहा है या बाद में होल्ड करेगा कोई भी पैसा उस एसएससी के लिए या उसके अकाउंट पे किसी और पर्सन के साथ ज्वाइंटली, यानी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर को भी नोटिस दिया जा सकता है। और इस सेक्शन के पर्पज से जो शेयर्स हैं ज्वाइंट होल्डर्स के, वो ये मान ली जाएंगे कि वो बराबर के हैं जब तक कि उसका विपरीत प्रूव नहीं किया जाता। विपरीत प्रूव करने का जो काम है वो ज्वाइंट होल्डर भी कर सकते हैं और एसएससी भी कर सकता है। केवल इतना है कि अगर इसका विपरीत प्रूव कर दिया जाता है कि नहीं, इक्वल नहीं है दोनों का शेयर, इनका इतना इतना इनका है, और जाना जा सकता है विथ सर्टेनिटी, इट कैन बी, द शेयर कैन बी सर्टेन्ड विथ सर्टेनिटी, देन तो जितना शेयर है उतने में से ही आप पैसा ले सकते हो। लेकिन जहां पर ये जब तक ये नहीं जाना जाता है, तो साबित नहीं कर दिया जाता उस पर्सन के द्वारा जो कि होल्डर है उस अकाउंट का, तब तक ये मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो बराबर के शेयर हैं दोनों, या दो से ज़्यादा अगर लोग हैं तो सबके बराबर बराबर शेयर है। तो इस प्रकार से ये जो नोटिस है ये ज्वाइंट होल्डर को भी दिया जा सकता है। और उसके बाद 3(3) में कहा गया है कि इस नोटिस की जो कॉपी है विच शैल बी फॉरवर्डेड टू द एसएससी, फॉरवर्डेड टू द एसएससी है, नॉट रिसीव्ड, नॉट सर्व्ड अपॉन द एसएससी। नोटिस की कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी एट हिज लास्ट एड्रेस नोन, उसका जो पिछला नोन एड्रेस था उस पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। असेसिंग ऑफिसर जो एड्रेस मालूम था असेसिंग ऑफिसर को या टीआरओ को, उस पर भेज दी जाएगी। एंड इन द केस ऑफ ए जॉइंट अकाउंट, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो सारे जॉइंट होल्डर्स को उस नोटिस की कॉपी भेज दी जाएगी, उनके जो भी उनका पिछला एड्रेस ईओ या टीआरओ जानते थे, यानी जो भी पिछला एड्रेस वो जानते थे। अगर मान लीजिए कि एड्रेस बदल गया है तो वो ये नहीं कह सकते कि इस नोटिस को आपने मेरे बदले हुए एड्रेस पे क्यों नहीं भेजा, जब तक कि ऐसा ना हो कि वो एड्रेस वो इंटीमेट कर चुके हों ईओ या टीआरओ को। अगर जो भी आखिरी एड्रेस है जो टीआरओ या ईओ जानते हैं, मान ली उसने इसी बीच में एक रिटर्न भर दिया जिसमें उसने एड्रेस चेंज करके भर दिया है, या कोई उसने इंटीमेशन दे दिया चेंज ऑफ एड्रेस का, तो वो लास्ट नोन एड्रेस माना जाएगा। एसएससी अगर चिट्ठी लिख के देता है कि उसने एड्रेस चेंज कर दिया है, तो भी उसका वो लास्ट एड्रेस माना जाएगा। यानी लास्ट जो नोन एड्रेस है उस पर ये फॉरवर्ड करना आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक ये नोटिस सर्व नहीं होता तब तक रिकवरी नहीं की जा सकती। इससे ये अर्थ नहीं निकलता, केवल ये है कि नोटिस जब इशू हुआ तो उस नोटिस की कॉपी भेज दी गई, ये कंफर्म करने के लिए एसएससी को कि ये नोटिस फलानी तारीख को इशू हो गया। ऑब्वियस बात है उसका विपरीत है कि उसके पहले ही आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, अर्लियर द बेटर। इसमें कोई रुकावट नहीं है कि जब तक वो पहुंच नहीं जाता नोटिस, यानी एसएससी को नोटिस देके ही उसकी रिकवरी करनी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉपी ऑफ द नोटिस शैल बी फॉरवर्डेड टू द एसएससी, सर्व नहीं। और 4 है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द सबसेक्शन, सिवाय जहां इस सेक्शन में कुछ और प्रोवाइडेड किया गया हो। हर पर्सन जिसको किया जाता है इस सबसेक्शन में वो बंध जाएगा उससे कंप्लाई करने के लिए, ऐसे किसी भी नोटिस से। और ख़ास तौर पर जहां कोई भी ऐसा नोटिस पोस्ट ऑफिस या बैंकिंग कंपनी को इशू किया जाता है या कोई इंश्योरर को इशू किया जाता है जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होगा कि कोई पासबुक, डिपॉजिट रसीद या पॉलिसी या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए, कोई भी एंट्री, एंडोर्समेंट या उस तरह से कुछ करने के लिए पेमेंट करने से पहले। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एफडीआर करा रखा है और बैंक कहता है एफडीआर लेके आओ, उसमें मैं एंडोर्समेंट करूंगा, जब भी उस पर कोई इंटरेस्ट क्रेडिट होता है या कुछ भी होता है, या जब उसका रिन्यूअल होता है। यहाँ पर रिकवरी के लिए वो प्रोसीजर जो बैंकों का है या पोस्ट ऑफिसों का, हालांकि अब ऐसा प्रोसीजर खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, जिसमें वो
जो उनका क्लाइंट है उससे कहते हैं कि अपनी पासबुक, डिपॉजिट रसीद या पॉलिसी या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं उसमें मार्क लगाऊंगा, एंट्री करूंगा, उसमें एंडोर्समेंट करूंगा। एंडोर्समेंट करना मतलब उसमें कुछ भी वो लिखना, या उसी कोई चीज़ करूंगा मैं उसमें, और उसके बाद ही पेमेंट करूंगा तुमको। लेकिन रिकवरी ऑफिसर के को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो रसीद दिखाओ या पासबुक दिखाओ। अगर उनके पास पैसा ड्यू है तो पेमेंट करना ही करना है। उनको खुद चेक करना है कि उनके पास ड्यू है कि नहीं, उसका खुद चेक करें अपने रिकॉर्ड को, और जैसे ही पेमेंट उनके पास आए तुरंत वो ईओ या टीआरओ जो भी है जिसने नोटिस दिया उसको भेजें। और 5 में कि कोई भी क्लेम रिस्पेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच ए नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन हैज बीन इशूड, कोई भी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई क्लेम है, कोई दावा है जिसके रिलेशन में कोई नोटिस इशू किया गया रहा है, जो अराइज करता है आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। नोटिस इशू कर दिया, उसके बाद कोई दावा आ गया कि ये तो मेरा है, वो दावा वॉइड होगा जो डिमांड के संबंध में जो नोटिस में लिखी हुई है। उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो जो दावा उस नोटिस, ये जो गार्निशिंग नोटिस है, इसको इशू करने की तारीख के बाद अगर कोई दावा होता है तो वो दावा वैलिड नहीं होगा। एसएससी मतलब जिसको ये पेमेंट करना है वो ये नहीं कह सकता दूसरा व्यक्ति आया है वो क्लेम कर रहा है तो अकाउंट मेरा है, या वो ये नहीं कह सकता कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरी, दूसरा आदमी क्लेम कर रहा है। अगर उसके नाम पे था, जिस तारीख में नोटिस इशू हुआ, तो पेमेंट करना पड़ेगा। और 6 में कहा गया कि वेर ए पर्सन टू होम नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन इज सेंट, जिस पर्सन को भी ये नोटिस भेजा जाता है वो उस पर ऑब्जेक्शन करता है, अगर बाय स्टेटमेंट ऑन ओथ, ओथ पे स्टेटमेंट देकर ऑब्जेक्शन करता है कि जो सम डिमांड किया गया था या उसका कोई भी पार्ट जो डिमांड किया गया था वो एसएससी को ड्यू नहीं है, और दैट ही डज नॉट होल्ड एनी मनी, या वो ये दावा करता है कि वो कोई पैसा ही नहीं होल्ड करता फॉर और एन अकाउंट ऑफ द एसएससी, लेकिन ये दावा उसको स्टेटमेंट ऑन ओथ के अंतर्गत करना पड़ेगा। Then nothing contained in this subsection shall be deemed to require such person to pay any such sum or part thereof, as the case may be. But तब उसको पेमेंट नहीं करना है। बट इफ इट इज डिस्कवर्ड कि ऐसा स्टेटमेंट गलत उसने फॉल्स इशू किया था, ऑन ओथ इशू किया था, एनी मटेरियल पर्टिकुलर, एक खास पर्टिकुलर्स उसके गलत थे, तो सच पर्सन पर्सनली लायबल हो जाएगा। असेसिंग ऑफिसर को निजी रूप से वो लायबल होगा उस टैक्स के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज ओन लायबिलिटी टू द एसएससी, जो एसएससी की ओर उसकी लायबिलिटी है पेमेंट करने की, उस हद तक के लिए लायबल हो जाएगा। नोटिस की डेट पे जो उसकी लायबिलिटी एसएससी की ओर है उस हद तक के लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा एसएससी ऑफिसर को, और टू द एक्सटेंट ऑफ एसएससी लायबिलिटी फॉर एनी सम ड्यू अंडर दिस एक्ट, या उस हद तक भी लायबल हो जाएगा जो कोई सम ड्यू है इस एक्ट में, उसमें एसएससी की जो भी लायबिलिटी है, विच एवर इज लेस, जो भी राशि कम है, यानी कि अगर उसके पास कोई भी राशि है एसएससी, तो उस राशि के संबंध में अगर उसने फॉल्स स्टेटमेंट दिया था, निजी रूप से वो लायबल माना जाएगा, और अगर वो लायबल हो जाता है तो उससे रिकवरी की जा सकती है, यानी उसके पर्सनल अकाउंट से भी फिर रिकवरी की जा सकती है। और जो एओ या टीआरओ हैं, एट एनी टाइम और फ्रॉम टाइम टू टाइम उस नोटिस को अमेंड या रिवोक कर सकते हैं जो इशू किया गया था इस सबसेक्शन में, या वो जो टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए उस नोटिस के परफॉर्मेंस में। नोटिस को भी अमेंड कर सकते हैं, टाइम भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो ईओ या टीआरओ हैं वो रसीद देंगे, कोई भी राशि जो पे की जाती है इन कंप्लायंस विद नोटिस इशूड अंडर दिस सबसेक्शन, उसकी रसीद इशू करेंगे, और पर्सन जो पे कर रहा है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा किसी भी लायबिलिटी से एसएससी की ओर, जिस हद तक उसने पेमेंट डिपार्टमेंट को कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दिया है, तो उस हद तक के लिए वो उस लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब उसकी कोई लायबिलिटी उस हद तक की नहीं रहेगी एसएससी की। और कोई भी पर्सन जो डिस्चार्ज कर देता है अपनी लायबिलिटी एसएससी को नोटिस के रिसीव होने के बाद, तो वो भी पर्सनली निजी रूप से लायबल होगा असेसिंग ऑफिसर या टीआरओ को अपनी लायबिलिटी के एक्सटेंट तक,
जो एसएससी की और उसकी लायबिलिटी थी जो उसने डिस्चार्ज कर दी, उसके हद तक वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, यानी उसके पर्सनल अकाउंट से वो रिकवर किया जा सकता है, और टू द एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी, मतलब जो भी कम होगा। और यदि वो पर्सन जिसको नोटिस इशू किया गया है वो पेमेंट नहीं करता उसके परसुएंस में एओ को या टीआरओ को, तो वो फिर डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट वो भी माना जाएगा उस राशि के रिस्पेक्ट में जिसका उसने पेमेंट नहीं किया था। जो राशि नोटिस में लिखी थी उसके रिस्पेक्ट में वो एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, और फर्दर प्रोसीडिंग में बी टेकन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ फर्दर प्रोसीडिंग ली जा सकती है उस राशि को रियलाइज करने के लिए, जैसे कि वो एरिया ऑफ टैक्स हो उससे, और ये राशि 222 से 225 के कलेक्ट की जा सकती है, और नोटिस जो है उसका वही इफेक्ट होगा जैसे कोई डेट अटैच कर ली हो टीआरओ ने सेक्शन 222 के पावर्स में। तो एक डेट अटैचमेंट का जो असर होता है वही जो नोटिस था टीआरओ का, उसका ये असर होगा कि जैसे कि उसने कोई डेट अटैच कर ली हो सेक्शन 222 के पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए। और जो एआरओ या टीआरओ एओ या टीआरओ हैं वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि कस्टडी में कोई पैसा है जो एसएससी का है तो उसको पे कर दें ऐसे राशि को, और या अगर वो पैसा टैक्स से ज़्यादा है तो जो भी राशि पर्याप्त है उसको पे कर दें टैक्स को डिस्चार्ज करने के लिए। यानी कोर्ट के पास अगर कोई पैसा वो भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन होगी, इट इज़ नॉट अ नोटिस, इट इज़ एप्लीकेशन टू द कोर्ट। The AO or the TRO may, if so authorized by the senior officers of the commissioner, अगर एओ या टीआरओ को ऑथराइज किया जाता है जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, वो रिकवर कर सकते हैं कोई भी एरियाज ऑफ टैक्स फ्रॉम द एसएससी, डिस्टेंट या सेल करके मूवेबल प्रॉपर्टी को। डिस्टेंट करना मतलब जैसे सीज कर लेना किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स को रिकवर करने के लिए। तो थर्ड शेड्यूल में जो तरीका दिया है, जो मैनर है थर्ड शेड्यूल का, उस मैनर में एओ या टीआरओ तब रिकवर कर सकते हैं टैक्स को डिस्टेंट करके और सेल करके, जब डिस्टेंट या सेल मूवेबल प्रॉपर्टी को, यदि उनको इस बात के लिए पीसीसीआईटी से लेकर सीआईटी तक के जो भी ऑफिसर हैं वो उसको ऑथराइज करते हैं, तब बिना ऑथराइजेशन के नहीं कर सकते। तो ये हो गया 226। सो विद दैट हमने इसका ये जो हमारे रिकवरी के जो तरीके थे उसके बारे में हमने जाना। अब हम सीधे आएंगे सेकंड शेड्यूल पे, जहाँ पर भी हमने देखा था कि सेकंड शेड्यूल का जो तरीका है वो टीआरओ को इस्तेमाल करना है, क्योंकि रूल्स जो हैं रिकवरी के वो सेकंड शेड्यूल है। तो हम लोग सेकंड शेड्यूल की शुरुआत करेंगे 2:15 से, और आप लोग हमें ज्वाइन करिएगा इन दैट लेक्चर।